Hello everyone, I welcome you back to my channel. This is the second part of Yatra Online Limited Q3 updates and con call reading. मैंने ऑलरेडी इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो सैटरडे के दिन पब्लिश किया है. उस वीडियो में हम लोग ने Q3 अपडेट को डिटेल में देखा एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कॉन कॉल रीड करेंगे एंड देन आई विल गिव यू माई फाइनल वर्डिक्ट. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ऐसे स्टैंड अलोन वीडियो मत देखिए, ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है. इसलिए अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने इस वीडियो का नाम भी पार्ट 3.2 रखा है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू फर्स्ट वॉच पार्ट 3.1. वहां पे कॉन्टेक्स्ट सेट होता है कि Q3 अपडेट्स में बेसिकली क्या क्या चीजें मैनेजमेंट ने बताया है एंड देन अगर हम लोग कॉन कॉल रीड करेंगे एंड देन वी विल रीच टू फाइनल वर्डिक्ट, तो एक कंप्लीट हमें पिक्चर समझ में आएगा. ओके, सो इसी वजह से ये वीडियो डायरेक्टली कॉन कॉल रीडिंग से शुरू होता है. सो चलिए उसे देखते हैं. ओके, सो कॉन कॉल स्क्रिप्ट कहाँ पे मिलती है ये मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था. सो दैट ट्रांसक्रिप्ट इज अवेलेबल नाउ, यू कैन गो एंड चेक दैट बाय योरसेल्फ एज वेल. जब हमने विंटेज कॉफी का कॉन कॉल रीड किया था उसमें भी देखा था एवरी कॉन कॉल स्टार्ट्स विथ मैनेजमेंट गिविंग वॉट एवर द हाईलाइट्स ऑफ दैट क्वार्टर इज. वो अपने नंबर्स के थ्रू जाते हैं, आप जो कि पॉइंटर्स है उसके थ्रू जाते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ यात्रा ऑल्सो मैनेजमेंट ने पहले जो की पॉइंटर्स और या की हाईलाइट्स है Q3 के अपने उसके बारे में डिस्कस किया है एंड देन देयर CFO हैज़ गॉन थ्रू देयर नंबर्स. नाउ यहाँ पे जो उनके की हाईलाइट्स है वो कुछ थोड़े ज़्यादा ही हैं क्योंकि एज यू नो कि कुछ डिस्ट्रप्शंस हुए थे इन द एयर फ्लाइट बुकिंग्स एंड एयर फ्लाइट ऑपरेशंस. वी विल गो थ्रू दोज हाईलाइट्स वन बाई वन एंड इसलिए मैंने उसको मार्क भी करके रखा है. आई वॉन्टेड इट टू बी इन दी पॉइंटर्स बट अगेन जैसे मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट हाईलाइट्स है वो हम लोग डायरेक्टली उनके वर्डिंग्स में ही पढ़ेंगे. सो थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं और कहीं पे शायद हो सकता है आपको लिंक नहीं लगे. सो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड द एंटायर पैराग्राफ क्योंकि मैंने पूरा स्क्रिप्ट जैसा का वैसा रखा है. बट आई विल ओनली गो थ्रू दी हाईलाइटेड पार्ट्स. जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं मैं सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा, उनके बारे में अपना ओपिनियन बताऊंगा. राइट एंड यस, यहाँ पे मैनेजमेंट में कौन कौन है. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, it is Mr. Dhruv, who is the executive chairperson and the whole time director. And then there is Mr. Siddhartha Gupta, who is a chief executive officer, that is their CEO. Okay. And then there is Mr. Anuj, who is their CFO. Okay. So, yeah, let's start with the con call reading. So, it starts with Mr. Dhruv giving the key highlights of quarter three. Okay. So, the first thing that the first important point that he mentions is that they have a new CEO. Okay. Who is Mr. Siddhartha, who will be also commenting upon the operational performance for this particular quarter. So that is one new thing to note. क्योंकि क्या हो जाता है कि जब कोई न्यू CEO ज्वाइन करता है तो उसका क्या विजन है, वो क्या चेंजेस लाता है, वो हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना. तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट दे हैव अ न्यू CEO. ओके, दैट्स इट. Okay, so he says that the third quarter is typically a strong quarter for leisure travel in India. Okay, so ये important point होता है नोट करने के लिए क्योंकि क्या होता है कि मैनेजमेंट कहाँ पे फोकस कर रहा है और वहां पे वो डिमांड थी या नहीं. सो यस, ही स्टार्ट्स विद दैट लीजर ट्रैवल के लिए इट वाज द स्ट्रॉन्ग क्वार्टर. एंड जैसा हमें पता भी है कि ईयर एंड आते हुए जैसे न्यू ईयर आता है एंड उसके जो उसके रिलेटेड ट्रैवल्स होते हैं एंड देन क्रिसमस रहता है. सो पूरा एक जो माहौल रहता है वो छुट्टी का ही रहता है एंड लोग ज्यादा प्लान करते हैं अपने ट्रैवल्स फॉर द पर्सनल ट्रैवल्स. राइट, first two, okay, so that's what he said, that they witnessed a healthy demand across the industry in the first 2 months of the quarters. This was supported by festive season and multiple long weekends and drove higher travel activity and improved customer sentiments during the quarter. Right, so that's what we just discussed. December, however, saw significant disruptions in the first 2 weeks of the month. यही इंपॉर्टेंट पॉइंटर, यही पूरा इस डिस्कशन का और ये पूरे क्वार्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट था, which dragged down their revenue, which dragged down their operations and all the things. So they have addressed it in the starting itself. This was following the implementation of stricter flight duty travel limitation norms, which led to an operational challenges for the airline and a spike in the cancellation and delays across the entire industry. So ये हमें पता है कि क्या हुआ था एक्चुअली अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो हर पायलट होता है उसका एक स्ट्रिक्टर ड्यूटी टाइम होता है, मतलब वो उतने ही टाइम फ्लाई कर सकता है. क्योंकि आप सोचिए ना, अगर कंपनी एक कॉर्पोरेट जैसा रन कर रही है कि कितने भी घंटे बंदा जो है वो काम कर रहा है, सेम अगर वो फ्लाइट उड़ा रहा है
सो दे हैव द लाइव्स इन देयर हैंड। तो उसके लिए जो रूलिंग कमेटी होती है, दे हैव डिफाइंड द वर्किंग आवर्स ऑफ द पायलट, ओके। एंड वो जो वर्किंग आवर्स है वो थोड़े रिड्यूस हो गए। अब आप सोचिए कि सपोज 100 वर्किंग आवर्स करना है, राइट, उसके लिए उन्होंने 10 लोग हायर किए जो कि 10 आवर काम कर सकते हैं। अब अगर वो 10 लोग ही हैं बट उनके वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाएं बाय रूल, लाइक अब वो 8 घंटे ही उड़ा सकते हैं, राइट। सो जो टोटल डेफिसिट बचेगा वो इतने जल्दी तो फुलफिल नहीं कर पाएगी कोई भी कंपनी। एंड द मेजर कंपनी, आपको पता है कि मोनोपोली डुओपोली ही काइंड ऑफ है, जहाँ पे इंडिगो का सबसे ज़्यादा शेयर है। सो सबसे ज़्यादा जो हमें डिसरप्शंस भी सुनने मिले थे दैट वाज फॉर द इंडिगो ओनली, राइट। अब इसमें किसकी गलती है, क्या मैनेज हो सकता था, वी विल नॉट गेट इनटू इट, बट आई होप यू अंडरस्टूड कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई थी। एंड उसके कारण जितने भी एसोसिएटेड बिजनेसेस हैं रिलेटेड टू द एयरलाइन इंडस्ट्री, वो सबको इफेक्ट हुआ था। सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग हियर, ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं सिर्फ पॉइंट वाइज ही चलूंगा। इंपॉर्टेंटली, दो दिस वॉज जस्ट एन ऑपरेशनल इवेंट रेदर देन अ डिमांड इशू। सो वही वो बोल रहे हैं कि डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिमांड थी, लेकिन ऑपरेशनल इश्यूज के कारण वो डिमांड फुलफिल नहीं हुई, ओके। अ की पॉइंट ड्यूरिंग द पीरियड वॉज continued divergence between domestic and international travel trends. While domestic travel experienced short-term headwinds in the December, international travel remained strong with healthy year-on-year and sequential growth. So, good part of good thing is that जो डोमेस्टिक ट्रैवल था उसमें तो प्रॉब्लम आई थी, बट जो इंटरनेशनल ट्रैवल था वो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है एंड सिक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वो बढ़ा है। सो इससे क्या होता है, जब इंटरनेशनल ट्रैवल होता है तो इट इज़ अ हाई टिकट सेल, एंड जब आप हाई टिकट सेल करते हो तो उसका जो मार्जिन है वो भी ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट दिस इज अ गुड थिंग। दैट्स व्हाट दे हैव सेड इन द नेक्स्ट लाइन ऑल्सो। This reinforces that outbound and long haul travel is in a structural upcycle, benefiting organized travel player like Yatra, who have a strong presence in corporate and the international travel franchisee, right? So यहाँ पे दो important चीजें मार्क करने के लिए। First thing is that कि they have a strong hold in the international travel, and second they have a strong hold in the corporate travel। जब corporate international travels होते हैं, so they are in for a better margins and better revenue from that, okay। Then they go on to talk about the benefit that the travel industry has got in the union budget। so जैसा आपको पता होगा कि there are special budget sanctioned for the travel industry, and कुछ relaxations दिए गए हैं जो कि directly और indirectly benefit करेंगे to the travel industry। so the important point is just to read this, that are expected to lower upfront cost for customers, right, and improve the demand patterns for organized players। the same thing कि जो upfront cost है कस्टमर को पे करने के लिए, क्योंकि टैक्सेस थोड़े कम लग रहे हैं तो वो easier हो जाएगा उनके लिए, या they will be more willing to book the travel, and which will benefit the organized player like Yatra। then again जो एक पूरा AI का जो अभी एक वेव चल रहा है, so company goes on to tell about that how that they are tackling this AI or how they are implementing this AI into their particular tool। क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं उन्होंने वहाँ पे वो समझाया है। I don't think we want to get that much into it क्योंकि वो operational side पर है। We need to see on the business side just that Yatra through its corporate self-booking platform supported by its AI bot and its recap expenses management solution is taking the lead in digitizing the industry and driving the shift towards online adoption। So yes, the short and simple thing we need to understand is that they are taking help of AI, they are integrating AI into their particular platform to help them grow। That's it। Now he has again gone back to highlighting about this quarter, and यहाँ पे उन्होंने कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं, इसलिए मैंने उसको एक बॉक्स में भी हाईलाइट किया है। सो वी विल रीच देयर। आवर B2C business has, as projected earlier by us, turned the corner and is now steadily growing with profitable unit economics। So वही है कि they in previous quarters they have told कि they will be more focusing on B2C business as well, okay। क्योंकि अब B2B business एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऑटो पायलट तो नहीं, बट उसमें जो ऑपरेशनल चीजें हैं वो सेट हो गई है। सो दे कैन फोकस ऑन अदर सेगमेंट्स विच कैन इंक्रीज देयर रेवेन्यू and their margins as well।
right? So that's what they have doing, and this quarter we can see that the B2C segment has gotten a very good traction. Okay. Additionally, our corporate and MICE business continued to perform strongly. Our business was well on track. So this is the very important point I want to highlight. और यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट एक्चुअली में किस तरीके से इस क्वार्टर को देख रही थी, बट ये जो स्लाइट हिकअप हुआ है उसके कारण क्या कितना और क्या इम्पैक्ट हुआ है उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स में ही बताया है. Our business was well on track to deliver our strongest third quarter ever. However, the disruptions in the aviation market led to large scale cancellation of business travel, which had an impact on revenue as well as increasing the working capital deployed in the business. उन्हें जो वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ता है वो भी इंक्रीज हो गया. बिकॉज आप देखिए ना, यहाँ पे उन्होंने होटल्स या जहाँ पे भी उन्होंने जिसने बुकिंग की हुई है तो होटल्स को तो उन्होंने पे कर दिया था, बट यहाँ पे फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण पीपल वर नॉट एबल टू रीच देयर, एंड देन हु हैव टेकन दिस एंटायर पैकेज उनको रिफंड करना पड़ा होगा या उनके कैंसिलेशन चार्जेस देने पड़े होंगे, जो भी कुछ होगा. सो उसके कारण देयर वर्किंग कैपिटल वाज कंज्यूम्ड, एंड जिससे हमें रेवेन्यू फिर लेस दिखता है, जिससे हमें प्रॉफिट्स लेस दिखते हैं बेसिकली, राइट. देन ही सेड दैट we will detail this more with when the Siddhartha speaks about this particular thing, and in that segment also they have given a very good insight of how this quarter could have looked if this disruption was not there, right. Then to end, he says that we remain optimistic about our trajectory, supported by our continued focus on scaling corporate travel business, the steady growth in corporate booking along with increasing contribution from high margin hotels and MIC segment. सो यू सी, आपको याद होगा कि मैंने भी वही बोला था कि कंपनी का जो फोकस होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट शुड बी ऑन दी हाई मार्जिन थिंग्स लाइक MICE या जो अदर सर्विसेज जो वहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दी होटल इंडस्ट्री, क्योंकि उसका जो मार्जिन है या जो टेक होम परसेंट है वो बहुत अच्छा है, एंड इन कंपैरिजन टू द एयर ट्रैवल विच इज देयर मेन बिजनेस राइट नाउ. सो जैसे जैसे वो पिवट करेंगे टूवर्ड्स होटल एंड दिस MICE सेगमेंट, उनको ज्यादा मार्जिन मिलेगा एंड हेंस देयर प्रॉफिट विल ग्रो. देन वी मूव ऑन टू द कमेंट्री फ्रॉम मिस्टर सिद्धार्था. वो यहाँ पे एक नए CEO है जो ज्वाइन हुए हैं. सो हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो ऑपरेशनल हाईलाइट्स तो देते हैं, वो तो ठीक है, वो हमें ध्यान देना ही है, लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि वो क्या चेंजेस ला रहे हैं या वो कुछ चेंजेस भी बोल रहे हैं क्या. बिकॉज व्हेन न्यू CEO कम्स, देयर एंटायर थिंकिंग, द वे दे आर वर्किंग or the way that will work changes in the industry or in the company. So हमें वही चीज थोड़ा देखना होगा कि क्या वो कोई चेंजेस, ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आ रहे हैं क्या which could impact the overall यात्रा's growth. Okay, so again I will only go on to highlight the important points only. Yatra continued to deliver growth in its air ticketing businesses, supported by seasonally strong B2C travel demand. That's what Mr. Dhruv has also mentioned. Take rate also impacted from 6.2 to 7.1 on account of quarter being more B2C focused. So you see, जब हमने की मैट्रिक्स देखे थे तो उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा, सो जो एयर टिकटिंग का जो टेक रेट है, मतलब वो कितना परसेंट यात्रा को मिलेगा, दैट वाज 6.2 in last year's same quarter, like last year's Q3, that is increased to 7.1 this particular quarter. तो वो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने B2C पे फोकस किया, सो इसलिए उनका जो टेक रेट है दैट हैज इंक्रीज्ड. सो एक चीज हमें यहाँ पे फिर ये समझ में आ रही है कि जो B2B बिजनेस है दैट इज देयर स्टेबल बिजनेस, बट जो टेक रेट है, अगर वो लोग B2C बिजनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, सो टेक रेट विल इंक्रीज ऑन दैट, राइट. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यहाँ पे बोलते हैं, इन दी होटल्स एंड पैकेजेस सेगमेंट आवर ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दिस क्वार्टर रिमेन्ड हेल्दी. अगेन मैं यहाँ पे वही पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ जो होटल्स और अदर सर्विसेज से रिलेटेड है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू ग्रो if they focus more on the hotel and the high margin things, just like hotels and the MICE and the other services segment. Continuing, however, we did see some temporary impact in the MICE in corporate events sub-segment with a few bookings getting deferred due to flight disruptions. तो वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि होटल
और जो अदर सर्विसेज है उन पे भी इम्पैक्ट हुआ था ये फ्लाइट बुकिंग जो कैंसिलेशन हुई थी उस चीज का. This resulted in the modest one-time impact on the quarter, part of which we expect roll over onto the quarter 4. So वो ये बोल रहे हैं कि कुछ तो कैंसिल हो गया लेकिन उसका कुछ पार्ट Q4 में रोल ओवर हो गया. जैसे हमने की हाइलाइट्स में भी देखा था, ये जो रोल ओवर है उसका रेवेन्यू भी उन्होंने बताया था कि कितना परसेंट है, कितना अमाउंट रोल ओवर हुआ है. सो गुड पार्ट इज दैट दे हैव नॉट लॉस्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस, बट वो बिजनेस हमें नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा. देन हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मिस्टर ध्रुव ने भी थोड़ा टच किया था. ग्रॉस बुकिंग्स इन द सेगमेंट ग्रू 20% year on year, excluding the impact of different of the MICE business. Hotel would have grown 30% on the standalone basis, supported by strong growth in the corporate businesses and in our affiliated business. तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि अगर हमने ध्यान दिया होगा तो 20% जो भी बुकिंग मिक्स है उसमें होटल सेगमेंट का जो मिक्स है वो अभी 20% था इस क्वार्टर. दैट कुड हैव इजीली बीन 30%. तो आप समझिए अगर 30% मिक्स में होता, मतलब 10% अगर वो ज्यादा होता, तो क्योंकि उसका ज्यादा मार्जिन है तो वो प्रॉफिट्स में बहुत लार्जली कंट्रीब्यूट करता. सो वो बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इट वॉज द टारगेट और दे कुड हैव इजीली अचीव 30%, बट दे हैव स्टॉप्ड एट 20%. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन दे से with gross take rates moderating slightly from 12.2% to 11.7%. तो उसमें उनका जो ग्रॉस टेक है वो भी बढ़ता टू 12.2. मतलब आप देखिए उसका जो सेगमेंट है, सेगमेंट का जो पोर्शन है वो भी 10% से कम बढ़ा होटल का, और जो उसका टेक रेट है वो भी 12.2 होता लेकिन वो 11.7 पे रुक गया. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ कंपनी को ये पता था कि उनका होने वाला है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसरप्शंस विच वाज नॉट इन देयर हैंड ये सारे इम्पैक्ट उन्हें लेने पड़े. एंड अगर नहीं होता दिस क्वार्टर वुड हैव लुक्ड मच मोर बेटर. देन मूविंग ऑन टू अदर पॉइंट, our B2B and B2C mix was approximately 60-40 for the quarter versus 9-month average of 65-35 in favor of B2B. So यहाँ पे वो यही पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि दे आर फोकसिंग स्लाइटली मोर ऑन B2C, राइट, क्योंकि उनका जो सेगमेंट मिक्स था बिटवीन B2B एंड B2C पहले 65-35 था, बट इस क्वार्टर में 60-40 हो गया, मतलब 5% B2C इंक्रीज हो गया, which has taken the share of B2B. Then, as mentioned earlier, the disruption happened during the highly productive first 2 weeks of December, when corporate travel peaks before holiday. So, एक और जो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला, राइट, वो यहाँ पे यही हुआ कि एक तो डिसरप्शन हुआ और वो भी ऐसे समय में हुआ जब कॉर्पोरेट ट्रैवल्स का सबसे पीक डिमांड होता है, क्योंकि हमें भी पता होता है अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो आपका हमेशा ये टारगेट होता है कि मोस्टली यूरोपियन या यूएस वाले जो होते हैं दे गो ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 15th of December, राइट. तो जो पहले 2 वीक्स होते हैं ऑफ दिसंबर वो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि हमें हमारी सारी चीज़ें खत्म करनी होती है. अभी जो भी कुछ बिजनेस डील्स हैं या जो भी कुछ चीज़ें हैं वो हमें वाइंड अप करना होता है बिफोर एवरीवन गोज इनटू द हॉलीडे मूड. एंड ये जो डिसरप्शन हुआ वो पहले 2 वीक में ही हुआ. सो दैट बिकम मच मोर बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि जहां से ज्यादा रेवेन्यू चंक आने वाला था सेम टाइम पे प्रॉब्लम आ गई. वही अगर ये थोड़ा लेटर हाफ ऑफ द क्वार्टर हुआ होता या लेटर हाफ ऑफ द दिसंबर हुआ होता तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता या थोड़ा कम इम्पैक्ट होता, मोर और लेस, राइट. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग हियर. देन the next important point that he says is that the early response to, okay, so now this is a very important point, as I have told in the highlights as well, in the Q3 highlights as well, they are now also providing an expense management tool. Okay, so expense management tool पूरे corporate को जो दे रहे हैं, जो कि integrate रहेगा इनके flight booking से and hotel booking है जो पूरा ecosystem है उससे, and एक special expense management tool भी वो लोग provide कर रहे हैं industry को. So he is talking about that. The early response to our expense management solution has been very, very encouraging. We have onboarded 8 new customers in 1 quarter itself. They are all on our new expense management platform.
तो नए कस्टमर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्रेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म उन्होंने एक्वायर किए हैं, राइट. देन ही सेज this solution has not only become a door opener for getting new accounts but also gives us huge upsell potential in our existing account. So वही हो जाता है कि इस चीज से सपोज करिए सिर्फ एक्सप्रेस मैनेजमेंट टूल ऑन इट्स अलोन अगर वो सेल कर रहे हैं तो वो एक नए इंडस्ट्री एक नए सेगमेंट को केटर कर पाएंगे. एंड ऑल्सो जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है B2B वाले, उसमें दे कैन ऑल्सो सेल दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट because that company is already selling their air ticketing and होटल टिकटिंग प्रोडक्ट्स. सो वही बोल रहे हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल एंड काफ़ी ज़्यादा उनको मार्केट कैप्चर करने में हेल्प होगी. देन इन द लास्ट फ्यू पैराग्राफ्स ही गो ऑन टू टेल अबाउट हाउ यात्रा इज लुकिंग इनटू द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हैं जो यात्रा फोकस कर रही है. जस्ट अ फ्यू थॉट्स ऑन व्हाट यू कैड एक्सपेक्ट फ्रॉम यात्रा इन क्वार्टर्स अहेड. Our customer focused line of business has returned to growth path while improving margins. So वो लोग कंटिन्यू करेंगे उनके B2C वाले जो सेगमेंट है उस पे फोकस करना, एंड वो प्रॉफिटेबल भी हो गया है इस क्वार्टर से एंड उसके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, राइट. इन द नियर फ्यूचर यू शुड हियर मोर ऑन ऑर्गेनिक डिमांड जनरेशन प्रोजेक्ट्स making impact, helping us further improve margins in this line of business. So वही होता है जब आप B2C में जाते हैं ना, तो एक जो इनका प्रॉब्लम होता है या सभी इस टाइप के प्लेयर्स का प्रॉब्लम होता है कि उनको डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ता है. क्योंकि होता वही है कि देखिए, जैसे आप भी अगर एक कंज्यूमर है, अगर आप एक फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं तो आप 4 प्लेटफॉर्म्स चेक करेंगे. उसमें से जो प्लेटफॉर्म ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा होगा, जो प्लेटफॉर्म 100 रुपये भी कम कर रहा होगा, हम लोग उस प्लेटफॉर्म से बुक करेंगे. हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है आज मैं यात्रा से कर रहा हूँ, कल इक्सिगो से करूँगा या पेटीएम, वॉट एवर दी प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, मैं सब पे एक बार जाके बुक करूँगा. ऐसा कुछ नहीं कि मुझे यात्रा से ही बुक करना है या कुछ यात्रा उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें मुझे दे रहा है. इवन इफ दे रहा है वी डोंट केयर मोस्ट प्रोबेबली. ओके, सो दे आर सेइंग, तो इसलिए क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री वो क्या करती है, डिस्काउंट ज़्यादा देने लगती है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो लोग कुछ स्ट्रेटेजी या कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे उन्होंने लिए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे वो लोग काम कर रहे हैं जिससे कि ऑर्गेनिक डिमांड जनरेशन हो. ऑर्गेनिक मतलब कि उन्हें डिस्काउंट्स ना देना पड़े, उन्हें अपने जेब से ज़्यादा पैसे खर्च ना करना पड़े टू गेट दैट B2C कस्टमर्स, एंड they will be doing this with increasing the margins in their B2C segment, right? Then he says, on corporate value proposition, our corporate value proposition still has a huge headroom for growth. तो वो वही बता रहे कि B2C में फोकस कर रहे हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि B2B में उनका फोकस हट रहा है, राइट. अभी भी बहुत बड़ा हेडरूम है फॉर ग्रोथ इन B2B बिजनेस. जो B2B बिजनेसेस है वहां पे ऑलरेडी बहुत कम पेनिट्रेशन है, विच टेल्स इन द नेक्स्ट लाइन, ऑनलाइन पेनिट्रेशन इन द कॉर्पोरेट ट्रैवल मार्केट इज जस्ट 23%. सो आप देखिए जो B2B सेगमेंट है या कॉर्पोरेट ट्रैवल है, सिर्फ 23% ही अभी ऑनलाइन पेनिट्रेशन है. बाकी लोग या तो ऑफलाइन करते हैं या तो किसी छोटे मोटे एजेंट के थ्रू करते हैं. सिर्फ पूरे 100% का 23% इज ओनली पीपल हु आर डूइंग ऑनलाइन राइट नाउ. ओके, उसमें से भी जो यात्रा का जो पाई होगा वो उससे कम ही होगा. सो दे हैव अ ह्यूज हेडरूम टू ग्रो. ओवरऑल इंडस्ट्री एज अ B2B segment online penetration and Yatra in the online penetration business. Okay, then he says that demand generation is now amplified by a new inside sales team which has started augmenting the efforts of the team on ground, right? Early signs are very very promising. सो यही बात मैं कर रहा था, जब एक नया CEO आता है तो वो अपने साथ एक टीम लेकर आता है या तो एक नई टीम बिल्ड करने की कोशिश करता है, एक नया इकोसिस्टम स्टार्ट करने की कोशिश करता है, बिकॉज ही हैज़ दोज आइडियाज फॉर विच ही हैज़ बीन हायर्ड, एंड उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसे फ्री हैंड दिया जाता है. सो वही वो बोल रहे हैं कि दे हैव अ न्यू इनसाइड सेल्स टीम जो कि ऑन ग्राउंड टीम को सपोर्ट कर रही है, एंड जो अर्ली साइंस है वो बहुत पॉजिटिव भी है. सो गुड दैट ही इज मेकिंग सम गुड प्रोग्रेस, एंड उसको हम लोग आने वाले क्वार्टर्स में हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो जो चेंजेस हैं वो बेनिफिट कर रहे हैं बिजनेस को या नहीं. देन द लास्ट पॉइंट, नीडलेस टू से दैट आवर सक्सेस इज क्लोजली टाइड टू अ स्पीड एट विच वी कैन डिलीवर टेक इनोवेशन. सो ये एक थोड़ा रिस्क वाले सेगमेंट में भी मैं इस चीज को कवर करूंगा कि
ही सेज दैट जो भी कुछ मैंने बोला है, जो भी कुछ हम लोग बोल रहे हैं, that will all depend upon the tech innovation that we are doing at the speed at which tech innovation that we are doing. So it becomes very important for them to cope up with the speed with what they are selling their products to their customer, क्योंकि एवर चेंजिंग इंडस्ट्री है ये. एंड अगर आप प्लेटफॉर्म बिजनेस में है तो अगर आप टेक एसोसिएटेड है, आपको एवरी डे एवरी क्वार्टर कुछ ना कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी एंड चेंज करनी होगी. एंड इन द एज ऑफ एआई आपको वो चीज़ दिखाना ही पड़ेगा कि एआई की हेल्प से आप कितना फास्ट ट्रैक कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम को. सो यस, दिस वाज एंड फ्रॉम द मैनेजमेंट कमेंट्री. यहाँ पे हमने वही देखा कि मैनेजमेंट थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी है एंड उन्होंने एक स्ट्रक्चरल रीजन दिए क्यों ये पर्टिकुलर क्वार्टर इतना डाउन रहा. एंड उन्होंने ये भी बताया कि अगर इसका इम्पैक्ट नहीं होता तो दे वुड हैव ग्रोन एट अ मच बेटर रेट. एंड थोड़ा आगे आने वाले क्वार्टर्स का उन्होंने हिंट भी दिया कि कहाँ पे मैनेजमेंट का फोकस रहने वाला है. ओके, सो विद दिस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द Q&A. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर अनमोल. वो यहाँ पे ये पूछते हैं कि एयर सेगमेंट में जो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है उसका रीजन क्या है इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिसरप्शंस दैट हैपन इन दिसंबर. वो ये पूछते हैं कि क्या ये B2C बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करने का कारण है क्या. यहाँ पे मैनेजमेंट बोलती है कि ग्रोथ है वो दोनों B2B और B2C सेगमेंट से आ रही है, कुछ स्पेसिफिकली B2C के कारण नहीं है. देन दे से ऑन द B2B साइड ग्रोथ मेनली इज कमिंग बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स. जो उन्होंने पिछले क्वार्टर में जो पाइपलाइन बिल्ड करी थी वो उसका बेनिफिट उनको अभी मिल रहा है. सो इफ यू रिमेंबर, जब वो लोग उनके की मैट्रिक्स दिखाते तो वहां पे एक क्लाइंट का एक सेगमेंट वो दिखाते हैं. जैसे इस क्वार्टर में दे हैव एडेड 40 न्यू क्लाइंट्स विच कुड एड पोटेंशियली सब कुछ अमाउंट दिखाते. तो वो अमाउंट जो है वो बिजनेस आ चुका है वो नहीं दिखाते हैं. वो ये बताते कि इतना अगर ये लोग फुल कंप्लीटली स्केल हुए तो इससे इतना बिजनेस आ सकता है. सो सिमिलरली जब उन्होंने पिछले क्वार्टर में दिखाया था और हमने Q2 में भी देखा था, इफ यू रिमेंबर Q2 वाले इसमें भी हमने वो चीज़ देखी थी, तो उसका रिजल्ट उनको अब मिलना शुरू हो रहा है. वो जो रेवेन्यू है दैट इज नाउ कमिंग इन टू द पिक्चर, राइट. एंड देन बिकॉज न्यू कस्टमर्स आर गेटिंग एडेड तो उनको वॉल्यूम बेनिफिट भी मिल रहा है. वॉल्यूम बेनिफिट मतलब कि ऑलरेडी पुराने कस्टमर्स है और नए कस्टमर्स है तो जो बेस है वो इंक्रीज होते जा रहा है. एंड जब वो बेस इंक्रीज हो रहा है तो उसके कारण एयर टिकटिंग सेगमेंट भी इंक्रीज हो रहा है. सो द सिंपल रीजन दैट वी कुड टेक हियर इज दैट बिकॉज ऑफ न्यूअर क्लाइंट adding to the older clients and the better execution. Then on the B2C side what they say is कि वो लोग कुछ नए टेक इनोवेशंस कर रहे हैं from last 6 to 9 months. okay? उसके कारण अब उनका जो फोकस शिफ्ट हुआ है जो पहले हुआ करता था टू ग्रो दी वॉल्यूम्स, बट अब उनका फोकस शिफ्ट हुआ है टू ग्रो दी वॉल्यूम्स विथ प्रॉफिटेबिलिटी. सो उसके कारण उन्होंने जो अभी तक एफर्ट्स डाले थे बिकॉज ऑफ दैट वी आर सीइंग अ गुड ग्रोथ इन द एयर सेगमेंट ऑल्सो. एंड ये जो टेक इनोवेशन है उसने हेल्प किया है उनको डिमांड ड्राइव करने के लिए एंड पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स मेंटेन करने के लिए ऑन द एयर सेगमेंट साइड, ऑन द B2C साइड. सो वो वही बोलते हैं कि लास्ट 2 क्वार्टर में उन्होंने जो एफर्ट डाले हैं उसका उनको अभी रिजल्ट दिखना शुरू हुआ है. ओवरऑल अगर हम लोग समझे तो वही है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि सिर्फ B2B और या B2C के कारण नहीं, दोनों भी सेगमेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड ग्रोथ जो है वो हेल्दी और प्रॉफिटेबल आ रही है. ओके, एयर सेगमेंट में ग्रोथ सस्टेनेबल भी लग रही है. ये जो ग्रोथ है दैट वुड बी सस्टेनेबल एंड इट इज नॉट ओनली टेम्पररी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिस्टर अनमोल ही कंटिन्यू करते हैं. जो पिछला क्वेश्चन था उसी का फॉलोअप वो पूछते हैं कि आप एयर सेगमेंट में ऐसा क्या टेक इनोवेशन कर रहे हैं जिसके कारण ये ग्रोथ दिख रही है. देन वो ये भी पूछते हैं कि जो एफिलिएटेड पार्टनर्स है उनका कितना रोल है ओवरऑल सेल्स में. सो यहाँ पे मैनेजमेंट डायरेक्टली आंसर नहीं देता है कि वो क्या ऐसा चेंजेस कर रहे हैं टेक इनोवेशन साइड में, बट वो यहाँ पे बताता है कि उनका फोकस कहाँ पर है इस टेक इनोवेशन को लेके. सो जो की पॉइंटर्स है वो यही बोलते हैं कि उनका जो अभी फोकस है विद दिस टेक इनोवेशन दैट इज ऑन द बेटर कन्वर्जन. बेटर कन्वर्जन मतलब कि जो एक कस्टमर है वो 10 रुपए की चीज़ लेने आया है लेकिन उसको हम लोग 15 या 20 रुपए की चीज़ देंगे, राइट. सो जो बेटर कन्वर्जन है उस पर उनका बहुत फोकस है. देन मोर अपसेल अपॉर्चुनिटीज, अगेन द सेम पॉइंट कि वो अगर एक प्रोडक्ट ए लेने आए हैं, सपोज करिए वो एयर टिकट बुक करने आया तो वी विल ट्राई टू प्रमोट दैट ही बुक द एयर एंड द होटल एज वेल.
देन अगर वो ये दोनों चीज ले रहा है देन ही गो फॉर अ पैकेज, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दे वांट टू अपसेल देयर प्रोडक्ट्स। देन रेवेन्यू पर कस्टमर बढ़ना चाहिए। सो दिस इज द बॉटम लाइन कि वही है कि हर कस्टमर जो आ रहा है उससे हमें ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। सो दिस इज देयर फोकस विद द टेक इनोवेशन दैट दे आर डूइंग। सो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि सीट, मील्स और बैगेजेस जैसे जो एड ऑन्स है उसको बेटर सेल करना है। ओके, मैं नीचे वाले पॉइंट में उसको एक्सप्लेन करूंगा। देन ब्रांडेड फेयर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, राइट? देन एनडीसी फेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सो ये एनडीसी फेयर्स क्या है? पास्ट में क्या होता था, यात्रा जैसे प्लेटफॉर्म जो है और जो एयरलाइंस है उनके बीच में एक ऐसा समझिए एक गेटवे था या एक पर्टिकुलर लेयर थी जहां से सिर्फ फ्लाइट के प्राइसेस पास ऑन होते थे। तो उससे क्या होता था, क्योंकि वो डायनेमिक होते तो वो सिर्फ फ्लाइट पहले बुकिंग आपको करना पड़ता था, देन आप नेक्स्ट पेज पे जाके या तो सीट या तो मील वो सब लेते थे। अब विद दैट एनडीसी फेयर क्या होता है, पूरे के पूरे जो प्राइजेस है लाइक इंक्लूडिंग सीट, बैगेजेस एंड मील्स, वो सबका सब पास ऑन होता है। तो उससे क्या होता है, सपोज करिए जहां पे लिस्टिंग में अब आपको दिखेगा 5000 इज फॉर फ्लाइट बुकिंग, देन 5800 इज फॉर सीट प्लस फ्लाइट, देन 6000 इज फॉर फ्लाइट सीट अलॉन्ग विद द मील। सो इससे क्या होता है, यूजर्स आर मोर लाइकली टू सेलेक्ट, क्योंकि देखिए ना 5800 और 6000 में बहुत कम फर्क है। सो पीपल आर मोर लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट विच हैज द क्लोजर डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा कि रेवेन्यू पर कस्टमर के बढ़ने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। पहले क्या होता था, आपने पहले सिर्फ एक एक स्क्रीन पे फ्लाइट बुकिंग करी, देन आप नेक्स्ट पेज पे गए, वहां पे आपको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ता था, राइट? सो विद दिस एनडीसी फेयर्स दैट विल इम्प्रूव। सो बेसिकली जो सिंप्लीफाइड वर्जन है इस आंसर का वो यही है कि हर कस्टमर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। देन ये जो स्ट्रेटेजी वो किस तरीके से हेल्प करती है, बेसिकली वही हो जाता है कि क्रॉस सेल जो है वो इंक्रीज होता है एंड रेवेन्यू पर कस्टमर्स बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और चीज बताइए मैनेजमेंट ने जो वो कर रही है, वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जब रेवेन्यू पर कस्टमर्स बढ़ता है तब कस्टमर एक्विजिशन में ज्यादा प्रोएक्टिव हो सकते हैं, राइट? मतलब कि वो जो रेवेन्यू है जो वो अर्न किए हैं उसको स्पेंड कर सकते हैं कस्टमर एक्विजिशन के लिए, एंड मार्केटिंग स्पेंड जो है वो भी ओवरऑल कम ही दिखता है, राइट? देन ऑन द एफिलिएटेड एंड द पार्टनरशिप साइड, अभी एफिलिएट क्या होता है, सपोज करिए कोई एक वेबसाइट है या मैंने सोचा कि मुझे एक बुकिंग प्लेटफॉर्म शुरू करना है, तो इतना बड़ा इंजन बनाना, इतने सारे जो रिलेशन है विद द फ्लाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स वो मैं डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा। सो व्हाट आई डू इज बैक एंड में यात्रा का जो इंजन है वो यूज करते हैं, बट ऑन द फ्रंट एंड देर इज माई वेबसाइट और सम वन वेबसाइट जहां पे जाके हम बुक करेंगे तो वो जाता बैकएंड में यात्रा के पास ही है, एंड देन यूजर इज एबल टू बुक द फ्लाइट और होटल्स वॉट एवर दे आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि एफिलिएटेड पार्टनर से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिल रहा है स्पेसिफिकली ऑन द होटल सेगमेंट। ओके, दे से दैट वी रिमाइंड यू दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक होटल इन्वेंट्री। सो अब वो लोग इस इन्वेंट्री को इफेक्टिवली मोनेटाइज करने के लिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब जो इन्वेंट्री है उससे रेवेन्यू कैसे ज्यादा बढ़ सकता है उस पर वो लोग ध्यान दे रहे हैं, राइट? वही बोल रहे हैं कि जो पिछले 10 साल में उन्होंने इन्वेंट्री डेवलप करी है उसका रियल बेनिफिट उनको अभी दिखना शुरू किया है। इस पूरे क्वेश्चन का अगर हम लोग टेक अवे देखें तो यही दिखता है कि स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है, कन्वर्जन को इम्प्रूव करना है, रेवेन्यू पर कस्टमर्स को बढ़ाना है, एंड देन जो मार्जिन बन रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करके न्यू कस्टमर एक्विजिशन में लगाना है, राइट? सो दैट देयर ओवरऑल यूनिट इकोनॉमिक ग्रोस। सो जो अगला क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम अनमोल, ये एक नया क्वेश्चन है। वो यहाँ पे ये पूछते हैं डायरेक्टली सिद्धार्था को कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी इस बिजनेस को लेके, आप क्या ऐसे इनिशिएटिव लेकर आने वाले हैं और क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं टू ग्रो द बिजनेस। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्या होता है, हमें जो नए सीईओ है उसका विजन समझना जरूरी होता है, क्योंकि वो भी बहुत बार डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कि जो बिजनेस है वो किस तरफ जाने वाला है। एंड काफी इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सीईओ के विजन से डिफाइंड है या नहीं है इस पे भी वो लोग कॉल लेते हैं कि दे वांट टू बी इन द बिजनेस और नॉट, राइट? सो फ्रॉम दैट लेंस इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखने वाली बातें ये होती है कि क्या वो बहुत ही ड्रेस्टिकल या डायनेमिक चेंज तो नहीं लेकर आ रहा है, एंड अगर वो लेकर आ रहा है सो इज इट बैक्ड बाय द प्लान्स दैट ही इज हैविंग।
या सिर्फ बातें हैं जो वो कर रहा है, राइट? एंड इफ नॉट, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ये क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ताकि जो अभी गाड़ी चल रही है वो उसी स्पीड से चलती रहे या थोड़ा इंक्रीज हो जाए, राइट? तो यहाँ पे सिद्धार्थ ये बोलते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने जो ऊपर में जो वो लोग ब्रीफ कर रहे थे तब उन्होंने उनका विजन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था. इन एडिशन टू दैट ही सेज दैट कॉर्पोरेट साइड जो है वहां पे जो उनका सॉल्यूशन है वो कस्टमर्स को ऑलरेडी बहुत पसंद आ रहे हैं, तो उनका फोकस रहेगा जो बीच में जो गैप्स है उसको फिल करना, राइट? जैसे कि और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड करना या एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना रेदर देन जस्ट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट, राइट? जैसे कि एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल, ये जो है ये बहुत ही अच्छा एडिशन हुआ है उनके पोर्टफोलियो में. सो उससे क्या होता है, दे आर नाउ एबल टू सेल देयर होल सॉल्यूशन, क्योंकि अब सिर्फ एयर ट्रैवल या होटल बुकिंग नहीं, दे कैन बुक द ट्रैवल, द कॉर्पोरेट्स कैन ट्रैक द एक्सपेंसेस, बजटिंग हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, उसके एग्जीक्यूशन पे काम किया जा सकता है. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट वही हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, दे विल नाउ फोकस मोर ऑन सेलिंग अ सॉल्यूशन. ओके, देन ही ऑल्सो सेज दैट एंड टू एंड ऑटोमेशन पुश की तरफ भी उनका फोकस रहेगा, जैसे कि प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज करना और फीचर्स ऐड करना, उसमें रियल टाइम डैशबोर्ड्स दिखाना. सो हिज फोकस विल रिमेन ऑन द पॉइंट दैट जो B2B बिजनेस है उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो और स्ट्रांग बने एंड दे कैन गेट बेटर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. देन अगेन ही टॉक्स अबाउट AI एंड LLM. सो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि ही विल बी फोकसिंग मोर ऑन यूज ऑफ AI, ओके, टू इंटीग्रेट इन द प्लेटफॉर्म टू ग्रो देयर बिजनेस, दैट्स इट. देन मिस्टर ध्रुव जो है वो पिच इन करते हैं और वो ये बोलते हैं कि he mentions few changes that Siddhartha has already done in the company, right? He says that Siddhartha ने sales team को more structure दिया है, right? Then he says that Siddhartha ने inside sales के processes को बहुत ही sharply define किया है, जिससे कि sales execution काफी improve हो रहा है. So इससे जो है they are getting benefit in the corporate side, faster client addition हो रहे हैं, then एक near term momentum जो है वो shift हो रहा है, राइट? एंड ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्चुअली जो टेंजिबल चीजें हैं वही मेंशन करी है मिस्टर ध्रुव ने. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो फ्रॉम मिस्टर अनमोल. ये काइंड ऑफ फॉलो ऑन क्वेश्चन था जो उन्होंने क्वेश्चन इसके पहले पूछा था उसका. सो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो भी आपने सेल्स स्ट्रेटेजीज में चेंजेस किए हैं या जो इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, क्या उसके कारण अब फास्टर ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? सो यहाँ पे सिद्धार्थ ने एक बहुत ही स्पेसिफिक इंसाइट दी है और क्या वो चेंजेस कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं. सो वो यहाँ पे बोलते हैं कि अब उनकी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी 3 पिलर पे फोकस करेगी. ओके, सो वो 3 पिलर क्या है? फर्स्ट वन इज दैट एग्जिस्टिंग लार्ज एंटरप्राइज अकाउंट, जिसको ये लोग B2E बोलते हैं, सो बिजनेस टू एंटरप्राइज अकाउंट. ओके, सो जो उनके एग्जिस्टिंग लार्ज अकाउंट्स है यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा एक अडॉप्शन उनको देखने मिलता है. सो दैट वी सी 40 कॉर्पोरेट्स ऐड किए, 38 कॉर्पोरेट्स ऐड किए. सो यहाँ पे ऑलरेडी उनको अच्छा एक मोमेंटम दिखता है. सो यहाँ पे फोकस रहेगा कि वो लोग रिन्यूअल करें जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है विच एक्सपायर्स आफ्टर सम टाइम, इट गेट रिन्यूड, वहाँ पे उनका फोकस रहेगा. एंड देन अपसेल करना. अपसेल करना मतलब कि जो उनके बाकी के जो प्रोडक्ट्स है, लाइक सपोज अ कॉर्पोरेट इज ओनली बुकिंग एयर टिकट्स फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म, सो वहाँ पे वो होटल्स भी बुक करें, वहाँ पे वो पूरे पैकेजेस भी लें. सो ऑल दिस थिंग्स दे आर ट्राइंग टू डू विद देयर एग्जिस्टिंग B2E बेस. ओके, सो फोकस यहाँ पे वही है कि जो मोमेंटम है वो बना रहे और सेम कस्टमर से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे. देन द सेकंड पिलर दैट दे टॉक अबाउट इज दैट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, दैट इज SME सेगमेंट. ओके, सो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलते हैं कि 6 महीने पहले ही उन्होंने इस पूरे वर्टिकल को रीसेट किया है. दे हैव हायर्ड अ न्यू लीडर फॉर दिस स्पेसिफिक सेगमेंट एंड यहाँ पे जो इनसाइड सेल्स टीम है उनको भी डिमांड जनरेशन के लिए प्रॉपरली अलाइन किया है. सो ही सेज दैट यहाँ से इंक्रीमेंटल ग्रोथ हमें दिख सकती है. देन द थर्ड वर्टिकल इज एलीट सेल्स टीम विच विल फोकस ऑन लार्जर अकाउंट्स. सो वो यहाँ पे एक डेडिकेटेड एलीट सेल्स टीम सेटअप कर रहे हैं. एलीट मतलब द बिजनेसेस विच आर अबव द एंटरप्राइज एज वेल, लाइक अ वेरी लार्ज, लाइक बहुत ही बड़ा स्केल पे जो बिजनेसेस हैं, लाइक द TCS एंड ऑल दोज गाइज. सो वो वहाँ पे उनके लिए एक एलीट सेल्स टीम सेटअप कर रहे हैं. सो उनका फोकस है कि हर क्वार्टर एटलीस्ट एक
एलीट कस्टमर या एक एलीट कॉर्पोरेट उन्हें ज्वाइन करे, एंड यहाँ पे हाई वैल्यू डील करने का उनका टारगेट है, राइट। देन सिद्धार्था ये बोलते हैं कि इन सब चेंजेस की वजह से ऑलरेडी उन्हें पाइपलाइन में काफी सारे कस्टमर्स या लीड्स दिख रहे हैं, एंड अगले कुछ क्वार्टर्स में इसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सो द की टेक अवे हियर इज दैट दे हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी इन प्लेस जिससे वो लोग आगे ग्रो करना चाहते हैं, एंड द गुड थिंग इज दैट दे हैव एन एग्जीक्यूशन प्लान ऑल्सो, कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग सेगमेंट्स में जाके टारगेट करेंगे कस्टमर्स को, एंड ऑन द B2B साइड ऑफ द बिजनेस, ताकि it can generate more revenue and grow at a faster pace as well. Okay, so next question is from Mr. Keshav. वो यहाँ पे ये पूछते हैं कि जो आपका जो नया एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है वो उसके अर्ली नंबर्स क्या है बेसिकली, ओके, एंड ये FY27 में कितना रेवेन्यू ऐड करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ये बताते हैं कि जो अभी करंट स्टेटस है, दे हैव एडेड 8 न्यू क्लाइंट्स, ओके। सो ये सारे जो 8 के 8 कस्टमर्स है ये न्यू हैं, they are not from the existing pool of the customers, and जो product feedback है that is exceptional. The customer says is that ऐसा solution ना इंडिया में ना इंटरनेशनली उन्होंने कहीं पे भी इस तरीके का solution अभी तक नहीं देखा है। देन वो लोग एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल के अराउंड जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसको क्लैरिफाई करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैनेजमेंट ने बोला है कि यहाँ पे उनका फोकस 2 चीजों पर है स्पेसिफिकली। दे आर सीइंग दिस एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन एज अ रिटेंशन टूल एंड फुट इन द डोर स्ट्रेटेजी। अब इसका मतलब क्या है? रिटेंशन टूल मतलब कि सपोज करिए कोई एक कॉर्पोरेट क्लाइंट है, वो सिर्फ अभी एयर टिकटिंग बुक कर रहा है या होटल बुक कर रहा है, एंड इफ ही गोज इनटू एक्सपेंस मैनेजमेंट it will become more difficult for him to leave Yatra as a whole solution. So they will be using this to make the existing client stickier to leave, right? And then foot in the door strategy. अब इसका मतलब ये होता है कि सपोज करिए कोई नया कस्टमर है, वो ना उसको होटल बुकिंग का ज़्यादा ज़रूरत है ना उसको एयर टिकटिंग का ज़्यादा ज़रूरत है, बट इफ़ ही हैज़ दिस एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल, अगर कर को वहाँ पे न्यू डिमांड जनरेट होती है या तो बहुत छोटा ही पूल है उसका होटल और एयर टिकटिंग का, देन दे कैन यूज दिस एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल टू गेट इनसाइड द कंपनी, और एक बार ये टूल सेल किया देन दे कैन अपसेल देयर अदर प्रोडक्ट्स। सो ये 2 स्ट्रेटेजी के हिसाब से अभी वो लोग एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल को देख रहे हैं। देन वो लोग अगर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करें, सो वी हैव टू पे वेरी मच अटेंशन हियर। अभी प्राइसिंग प्राइस लेड अप्रोच पर है, मतलब वो लोग अभी प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल। द फोकस इज राइट नाउ टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, ओके। एक बार कस्टमर्स जब ऐड हो जाएंगे, एक लार्ज चंक बन जाएगा, देन दे विल फोकस मोर ऑन जनरेटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टूल, राइट। एंड इफ यू सी 27 का जो गाइडेंस है फॉर दिस एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल, दे जस्ट से इट इज जस्ट अबाउट 5 to 7 करोड़, ओके। रेवेन्यू इनिशियली म्यूटेड रहेगा क्योंकि पहले उनका जो फोकस है दैट इज ऑन द अडॉप्शन, एंड वंस द अडॉप्शन हैपेंस then they can accelerate with the revenue and the profit. Then the fourth question is from Mr. Biplab. यहाँ पे उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, बट मैं स्पेसिफिकली एक ही क्वेश्चन पे फोकस करना चाहता हूँ, एंड देन आई विल रीड आउट द आंसर। मैंने इसके पॉइंटर्स नहीं लिखे क्योंकि पूरे आंसर में बहुत सारे छोटे छोटी चीज़ें हैं विच आई थिंक आई वुड मिस आउट इफ आई राइट इट इन दी पॉइंटर्स। सो हम लोग जैसा का वैसा पढ़ेंगे मिस्टर सिद्धार्था जो बोलते हैं उसके बारे में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्यूचर गाइडेंस। आगे आने वाले सालों में किस तरीके का हम लोग को गाइडेंस दिख सकता है या किस तरीके का ग्रोथ दिख सकता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एबिटा, उसके बारे में यहाँ पे मिस्टर सिद्धार्था ने बात करी है। सो मिस्टर बिप्लाप का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है, जो उनका लास्ट क्वेश्चन रहता है, एंड डू यू थिंक वी विल बी एबल टू मीट आवर गाइडेंस और द सेम बिजनेस मोमेंटम दैट वी हैव सीन फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स इन द 4th quarter ऑल्सो, राइट। तो वो यही पूछ रहे कि जो पिछले 3 से 4 क्वार्टर में जो एक्सेप्शनल ग्रोथ हम लोग देख रहे थे, क्या 4th क्वार्टर में हम लोग उसी तरीके का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या। सो यहाँ पे सिद्धार्था बोलते हैं, मे बी बिफोर वी जंप अ क्वार्टर इट्स गुड वी सी व्हाट वी स्टैंड ऑफ एज ऑफ नाउ। सो जस्ट टू रिफ्रेश एवरीवन्स मेमोरी, वी हैव गिवन अ रिवाइज्ड गाइडेंस ऑफ अबाउट 22% ग्रोथ ऑन रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट एंड अराउंड 37.5 ग्रोथ ऑन द एडजस्टेड एबिटा टू द मार्केट फॉर द लास्ट क्वार्टर एंड, राइट। सो वही बता रहे कि H1 में उन्होंने 22% से ग्रो करने का बताया था एंड 37.5 से एबिटा ग्रो करने का गाइडेंस दिया था। वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दैट रिवाइज गाइडेंस वुड हैव एक्सपेक्टेड अस टू डू अबाउट INR 4,728 million ओवरऑल ऑन RLSC
and 917 million on adjusted EBITDA. Today we are at quarter end Q3 and we stand at about 82% achievement of adjusted EBITDA. सो बहुत अच्छी चीज़ यही वो बता रहे हैं कि हमने जो गाइडेंस दिया था पूरे साल का या इस साल का जो गाइडेंस उन्होंने बताया था, ऑलरेडी उसमें आप देखेंगे तो 80% उन्होंने अचीव कर लिया है ऑन एन एवरेज फॉर देयर रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल एज देयर एबिटा ग्रोथ. सो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है, इवन दो दे हैड अ वेरी लीन क्वार्टर इन Q3, वो लोग ऑलरेडी 80% ऑफ देयर गाइडेंस अचीव कर चुके हैं. सपोज करिए अगर ये नहीं हुआ होता तो आई थिंक सो दे वुड हैव ऑलमोस्ट अचीव देयर टारगेट इन दिस क्वार्टर इटसेल्फ. सो इसी तरीके से हम लोग कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको गेज कर सकते हैं. देन ही सेज, I think we have had a phenomenal 9 month in this financial year that leaves us with a target for Q4 which is fairly moderate, right? बहुत ही कम बचा हुआ है अभी जो टारगेट उनको अचीव करना है फॉर Q4 and hence we believe we are firmly on track to deliver our revised guidance that we have given at the end of H1. That should hint you what the next year is going to look like. So वही बोल रहे हैं, आप इससे हिंट ले सकते हैं कि अगला साल हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे. I think on B2C side as well and on the B2E front, we believe that customer travel demand is not cyclical anymore. एक और बहुत ही की इंसाइट और किस तरीके से मैनेजमेंट सोच रही है. दे से दोनों भी B2B और B2C साइड ये जो है आगे चलते हुए ये सिक्लिकल नहीं रहेगी. Why he say so वो आगे बताते हैं. So I think New Year resolutions and along with that people now plan how much they will travel across the year across 12 months, right? So वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते थे पहले अपने जिम के लिए या अपने हेल्थ के लिए, वैसे लोग अब अपने ओवरऑल ट्रैवल का साल भर के ट्रैवल का रेजोल्यूशन भी ले रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. सो उसके कारण क्या होगा कि जो एक पर्टिकुलर साइकिल में जब डिमांड वीक हो जाती थी, क्योंकि लोग तभी प्लान करते थे जब उनका कुछ लीन पैच आता था, बट अब यहाँ पे क्या होगा कि ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर इससे हो सकता है लोग प्लान करें एंड दैट विल ओनली बेनिफिट द प्लेयर्स लाइक यात्रा, राइट? एंड देन ही सेज ऑन B2B फ्रंट, with Indian economy being the fastest growing economy with so many investment coming from the country, especially across manufacturing and GCC, we expect corporate demand to be up next year as well, and hence fairly confident that we will have demand growing trend the way it has been this year. We do not have an exact Q1 guidance right now, but overall things look trending positive. So वो यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया एक डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है एंड जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में, मोर एंड मोर B2B ट्रैवल विल इंक्रीज एंड उसके कारण अगेन द प्लेयर लाइक यात्रा विल बी बेनिफिटेड. सो दैट गिव्स अस सम आइडिया कि हाँ जो ग्रोथ रेट अभी कंपनी चलाते हुए आ रही है सेम विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल. सो एक चीज हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि कंपनी जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस भी देती है, जिसको अगर आप लोग देखें कि ऑल्दो उनका जो Q3 क्वार्टर है वो ऑलमोस्ट खराब हो गया, बट स्टिल they were able to achieve the guidance that they are giving, so which is a good point. इससे क्या होता है, सपोज करिए अगर कोई भी कंपनी गाइडेंस देती है एंड उसको मिस करती है तो द स्टॉक्स गेट लॉट ऑफ बीटिंग, सो बहुत ज़्यादा जल्दी वो गिरता है स्टॉक. सो यहाँ पे कंपनी ने स्मार्टली वही किया है कि उन्होंने एक अंडर गाइडेंस दिया है एंड दे आर अचीविंग मोर देन दैट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम मिस्टर विवेक. वो यहाँ पे ये पूछते हैं कि जो 300 मिलियन का जो रेवेन्यू है जो नेक्स्ट क्वार्टर में स्लिप हुआ उसमें से कितना Q4 में आएगा. तो जब हम लोग Q3 का रिजल्ट को इवेल्युएट कर रहे थे तो हमने एक बहुत ही छोटी सी चीज़ मिस करी थी. दैट वाज वी अज्यूम दैट जितना भी रेवेन्यू जो Q3 में स्लिप हो रहा है दैट विल गो इनटू Q4, बट ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट ने वहाँ पे ये बोला था कि इट विल गो इनटू सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, मतलब हो सकता है Q4 या Q1 या Q2, मतलब आगे आने वाले क्वार्टर्स में वो चला गया है. सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिस्टर विवेक पूछते हैं. So basically he has also asked 2 to 3 questions. मैंने एक ही क्वेश्चन पे फोकस किया है which was this that we are discussing right now. So यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो आप 300 मिलियन का जो रेवेन्यू बता रहे हैं जो कि स्लिप हुआ है उसमें से कितना परसेंट या कितना रेवेन्यू हम लोग Q4 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो पहले तो सिद्धार्था यही बताते हैं कि जो रीजंस है वो हाईलाइट करते हैं. उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये वो बताते हैं कि कई सारे जो ट्रैवल प्लान्स है वो परसेप्शन के कारण भी कैंसिल हुए या पोस्टपोन हुए. व्हाट ही सेज हियर कि लोगों को लगा कि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा केओस होगा, सो लेट्स पोस्टपोन आवर ट्रैवल.
So because of this, the shift has just postponed from Q3 to Q4. So बॉटम लाइन वही है कि डिमांड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बट इट गॉट शिफ्टेड फ्रॉम Q3 टू Q4. Then he gives that particular number. 70 to 75% of this business, they are confident that it will come in Q4, right? बाद में वो 75 to 80 का भी बोलते हैं, लाइक मिस्टर ध्रुव भी इसके बाद में ऐड करते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन के बाद. तो वहां पे भी की हाईलाइट यही होता है that he says that about 75 to 80% of this revenue will come in Q4. वो बोलते हैं कि सिर्फ जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रैवल केस है, लाइक जहां पे अभी डिमांड बहुत ज्यादा है और वहां पे प्लान नहीं हो पा रहा है, या फिर से सेम कॉस्ट या सेम फ्लाइट्स नहीं मिल पा रही हैं, सिर्फ वही है जो Q1 में जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दी अदर्स आर प्लानिंग टू ट्रैवल इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर विच इज Q4. एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो की टेक अवे है वो यही हमें मिला कि जो 75 to 80% है, that will mostly affect the MICE performance, okay, means which is the high margin product. वहां पे हमको ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्टिकुलर रेवेन्यू आना चाहिए. सो इफ दैट हैपेंस देन यू ऑटोमेटिकली नो ज्यादा हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट में अगर रेवेन्यू ऐड हो रहा है, सो ऑफ कोर्स कंपनी विल अर्न मोर प्रॉफिट्स, एंड रेवेन्यू तो ऐड हो ही रहा है जो कि स्लिप हुआ है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर हर्ष. यहाँ पे भी वो 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं. सो उसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को देखा है. सो ये क्वेश्चन को रीड करने के पहले मैं एक चीज रिमाइंड करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा अगर, तो हम लोग जब Q3 के रिजल्ट्स को देख रहे थे या Q3 के रिजल्ट को डिस्कस कर रहे थे, वहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि हमें आगे चलते हुए ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का फोकस क्या होटल्स पे ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? क्योंकि क्या है ना, होटल्स एंड MIC या जो अदर सर्विसेज उन्होंने लिखा है उसका जो मार्जिन है वो ज्यादा है, तो उसमें अगर थोड़ा भी इंक्रीज आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा. सो अगले 2 क्वेश्चन से वो उसी चीज को आंसर करते हैं. सो यहाँ पे मिस्टर हर्ष वही पूछते हैं कि अगले 2-3 साल में जो ग्रॉस बुकिंग की ग्रोथ है वो आपको किस तरीके की दिख रही है. सो यहाँ पे मैनेजमेंट बोलता है कि जो ओवरऑल ग्रॉस बुकिंग्स है, मतलब बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि जितने टोटल ग्रॉस बुकिंग आप कर रहे हो वो किस तरीके से ग्रो करेगी आगे आने वाले 2-3 साल में. सो दे से ईयर ऑन ईयर अप्रोक्सीमेटली 20% के अराउंड ग्रो करेगी. उसमें वो ये ब्रेकअप देते हैं कि जहां विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एयर सेगमेंट है दैट कुड ग्रो अराउंड 15 to 20%, एंड होटल बिजनेस कैन ग्रो अराउंड अपवर्ड ऑफ 25%, राइट? यू सी यहाँ पे मैनेजमेंट वही बता रहा है कि जो होटल में ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो 25% से ऊपर है. सो इसके कारण जो अप्रोक्सीमेटली जो ओवरऑल ग्रोथ है जो उन्होंने पहले ऊपर बताया दैट इज बिकम्स अराउंड 21-22% के अराउंड आ सकता है. नाउ ये वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन दी होटल्स रेवेन्यू एंड दे वुड बी ट्राइंग टू ब्रिंग दी मोर बुकिंग्स फ्रॉम दी होटल्स साइड. फिर वहां पे आगे चल के एक और क्वेश्चन पूछते हैं हर्ष, दैट वाज रिलेटेड टू एबिटा, कि आपको क्या लगता है कि जो एबिटा मार्जिन्स है वो भी किस तरीके के ग्रो होंगे. सो वहां पे भी मैनेजमेंट ने बोलता है कि अभी की जो करंट सिचुएशन है दैट वी आर अराउंड 1.1 to 1.2%. The target that they are having for FY28 is around 1.5%, right? And management themselves said that कि उनको आगे चलते हुए strong operating leverage दिख रहा है, and because of that they are fairly confident of achieving this 1.5% going till FY28. So देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा हमें फ्यूचर का, अभी हमें यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर्स तो नहीं पता चले बट हमें परसेंट पता चल गया कि they have their focus on the right place which is on the hotels industry. and also जब होटल इंडस्ट्री बढ़ेगा तो उनका टेक रेट वहां पे ज्यादा है तो ज्यादा मार्जिन आएंगे, एंड देन जो उनका ओवरऑल एबिटा है वो भी उसके कारण इंक्रीज करेगा which will result in a good profit and they will get an operating leverage, right? आई होप इन क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने Q3 में देखा और हम जो क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं तो मैनेजमेंट भी उसी डायरेक्शन में सोच रही है जहां पे हम लोग चाह रहे थे उन्हें सोचना. सो इट इज लाइक कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स, एंड देन एक थोड़ा हमें हिंट मिल रहा है, एक हमें एक परसेप्शन बनते जा रहा है कि हाँ ठीक है ये बिजनेस अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, या इसके नेगेटिव्स क्या है या इसके पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, राइट? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल टेक. सो द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गुंजन. सो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो होटल की ग्रोथ है दैट वुड बी अराउंड 25%, बट
वो क्यों होगी 25%, उसका आंसर अब हमें यहाँ पे मैनेजमेंट देती है। एंड वो यहाँ पे उसके पीछे का रीजन भी एक्सप्लेन करती है बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से। देखिए मैं वही बोलता हूँ कि सिर्फ मैनेजमेंट ने बोल दिया 30% से हम ग्रो करेंगे, 25% से ग्रो करेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या बैकअप है? या तो केपेक्स होना चाहिए, या तो किसी तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर गाइडेंस को बैक कर सकते हैं। सो यहाँ पे वही क्वेश्चन आंसर होता है। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिमांड और स्ट्रक्चरल ग्रोथ, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो गुंजन पूछते हैं वो ये है कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो सिर्फ एयर बुकिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उनके होटल टिकटिंग अडॉप्शन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब कि जो भी क्लाइंट एयर टिकटिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, आप ऐसा क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं कि वो होटल बुकिंग भी अपने प्लेटफॉर्म से करे? सो यहाँ पे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं मैनेजमेंट। दैट इज दे से दैट वी हैव अराउंड 1300 कॉर्पोरेट बेस एंड दे एक्सेप्ट दैट काफी क्लाइंट सिर्फ एयर टिकटिंग के लिए बुक कर रहे हैं। होटल अडॉप्शन इज रिलेटिवली लो। एंड अगर सेम क्लाइंट जो एयर टिकट बुक कर रहे हैं वो अगर होटल टिकट भी बुक करने लगे, सो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि चैलेंज क्या है। बेसिकली कॉर्पोरेट के पास ऑलरेडी एक अपनी प्रोक्योरमेंट टीम होती है, उनके होटल चेन्स के साथ में डायरेक्टली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और इसी वजह से एक फ्रिक्शन आता है फॉर देम टू बुक दी होटल टिकट्स फ्रॉम यात्रास प्लेटफॉर्म। एंड विच इज़ वेरी ट्रू। आप देखिए अगर आप कोई बड़े कॉर्पोरेट में काम करते होंगे तो सबसे पहले कंपनीज क्या करती है, होटल्स के साथ में नेगोशिएट कर लेती है, कुछ स्पेसिफिक होटल्स के साथ में, बिकॉज दे नो दैट अगर बंदा वहां पहुंचेगा तो उसे रहने के लिए तो जगह चाहिए। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑलरेडी उनके साथ में बन जाता है। एंड देन द कॉर्पोरेट वुड नॉट गो टू एनी अदर प्लेटफॉर्म या कोई भी मीडियम वो देखता ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उनके माइंड में ऑलरेडी चल रहा रहता है कि हमें तो बेस्ट प्राइस मिला हुआ है, वी कुड नॉट गेट बेटर प्राइस देन दिस, एंड इवन इफ वी कुड गेट इट वुड बी अ प्रॉब्लम कि ऑलरेडी हमारा एक सिस्टम सेट है जिससे हम लोग डायरेक्टली होटल को बुक करते हैं, वाई टू मूव इट। सो ये सारे फ्रिक्शंस के कारण जो कॉर्पोरेट्स है वो एयर टिकट तो बुक कर रहे थे, बट वही कॉर्पोरेट्स होटल टिकटिंग बुक नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में क्या चेंज किया, दैट दे हैव टोल्ड बिलो। सो व्हाट दे से इज दैट उन्होंने प्लेटफॉर्म रिटूलिंग करी, ओके, विच इज अ बिग स्ट्रेटेजिक चेंज। बोले पिछले 18 टू 24 मंथ्स में प्लेटफॉर्म को रिटूल किया गया है, कॉर्पोरेट रेट्स प्लस यात्रा रेट्स दोनों विजिबल किए गए। मतलब कि यात्रा के प्लेटफॉर्म पे कॉर्पोरेट रेट्स और यात्रा के खुद के नेगोशिएटेड या डिस्काउंटेड रेट्स दोनों भी लिस्ट किए गए। यात्रा ने क्या किया कि वो जो कॉर्पोरेट के रेट्स है उन्हें डिस्कस करके वो अपने एक ही प्लेटफॉर्म पे शो करने लगे, राइट। सो अब क्लाइंट को इससे क्या फायदा हो गया, उन्हें खुद का नेगोशिएटेड प्राइस तो दिखता ही है प्लेटफॉर्म पे, एंड देन दे सी यात्रास डिस्काउंटेड प्राइस, ओके। जब किसी कॉर्पोरेट को एक साथ दोनों भी प्राइस दिख रहे हैं, उनका भी प्राइस जो उन्होंने नेगोशिएट किया वो प्राइस और यात्रा का भी प्राइस उन्हें दिख रहा है, सो ऑफ कोर्स जो भी प्राइस ज्यादा कम होगा या ज्यादा बेटर डील जो उन्हें मिल रही होगी, more likely business is going to go in that direction. I mean, business वहां से टिकट बुक करने को देखेगा rather than just focusing on their contract with the hotel, which is a very good strategy। क्योंकि क्या होता है जब एक बार ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है किसी भी क्लाइंट का किसी होटल के साथ में, वो लोग बॉदर भी नहीं करते देखने के लिए। लेकिन अगर आपके पास में एक ही विंडो में अगर आपको दिख रहा है कि चलो ठीक है, हाँ मुझे 5000 में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने किया है उसमें 5000 में मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे यात्रा से बुक करने पे द सेम डील आई एम गेटिंग इनटू 4500, सो व्हाई नॉट दे विल मूव टू यात्रा देन फॉलोइंग देयर ओन कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, राइट। सो इसी सब का रीजन से क्या हुआ, इससे हमें क्या देखने को मिला इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कि होटल का स्टैंड अलोन जो ग्रोथ है दैट वाज 30% अप ईयर ऑन ईयर, राइट, विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ। एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है, मींस एडॉप्शन ऑफ होटल बुकिंग इज इंक्रीजिंग, ओके। तो जो क्लाइंट सिर्फ अभी एयर टिकट बुक कर रहे थे, तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर बुकिंग दी होटल्स एज वेल। एंड इसी स्ट्रेटेजिक चेंज के कारण a large number of this hotel booking is coming from their B2E customers only। मतलब ये जो B2B customers हैं उनसे ही ये सारा जो ग्रोथ है होटल बुकिंग का वो ड्राइव हो रहा है, राइट। देन सिद्धार्थ एक और पॉइंट इसमें ऐड करते हैं कि फ्रॉम द सेल्स एग्जीक्यूशन साइड जो फार्मिंग टीम उन्होंने एक रखी हुई है, मींस जो सेल्स साइड में एक टीम उन्होंने बनाई है जिनका फोकस ही ये है कि इस तरीके के क्लाइंट्स को और ज्यादा लेकर आना, मतलब जो सिर्फ एयर टिकटिंग कर रहे हैं उन्हें होटल बुकिंग का भी ऑप्शन देना या उन्हें उस चीज को अडॉप्ट करवाना या वैसे क्लाइंट्स को ज्यादा लेकर आना, यही उस टीम का फोकस है। सो यहाँ पे क्लाइंट को क्या मिलता है, जब वो दोनों भी रेट्स एक ही स्क्रीन पे देखता है तो
उसके लिए ईजी हो जाता है डिसीजन मेकिंग, एंड उसी के कारण फर्दर एडॉप्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। सो टू एंड दिस पॉइंट, एक और चीज जो मिस्टर ध्रुवा ने बाद में भी ऐड करी थी, जो मैंने यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट में नहीं रखा है, ही सेज दैट एक और फ्रिक्शन जो वो लोग फेस करते थे फॉर द कॉर्पोरेट्स टू नॉट मूविंग देयर प्लेटफॉर्म इज दैट, काफी सारे कॉर्पोरेट्स क्या करते जब वो नेगोशिएट करते होटल्स के साथ में, दे से दैट आवर एम्प्लॉय विल कम टू द होटल एंड देन पे। ओके, सो यहाँ पे उससे क्या होता था, यात्रा के पास में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, दे हैव टू पे इन एडवांस इन यात्रा। ओके, सो सपोज करिए कभी कैंसिलेशन आ गया या टेंटेटिव है या इस तरीके की चीजें अगर हो रही हैं, देन अगर आपने पहले पे कर दिया तो कॉर्पोरेट के लिए वो बहुत हेडेक होता था। सो उन्होंने इस फ्रिक्शन को भी हटा दिया, दे हैव एडेड द फैसिलिटी टू पे एट होटल। ओके, सो उससे और ज्यादा अडॉप्शन तेज हो गया है। सो वही है, सिद्धार्थ यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में वो बताते हैं जब आप वो इस सेल्स टीम के बारे में बात कर रहे थे, कि जो कम कस्टमर अडॉप्शन है दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, राइट? क्यों? क्योंकि अब हम उनको अपसेल कर सकते हैं जब हमारे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। सो ही इज लुकिंग दिस एज अ पोटेंशियल एंड नॉट एज अ प्रॉब्लम। सो इसी के साथ में जो कॉनकॉल वाला सेशन है वो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। और भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, बट ये जो सारे क्वेश्चंस है वो मैंने ग्रोथ पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी यहाँ पर रखे हुए हैं। एंड इसके बाद में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगा मुझे जो कि ग्रोथ फैक्टर को इतना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। सो दैट्स व्हाई वी विल एंड हियर। देन आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू द माय वर्डिक्ट सेगमेंट। पिछला जो वीडियो था उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने मिला, मीन्स इन टर्म्स ऑफ व्यूज वो काफी अच्छा गया। सो आई एम अज्यूमिंग दैट जैसा हमने की विंटेज कॉफी के केस में किया था माय वर्डिक्ट, ओके, विद सम पॉइंटर्स एंड उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स में ही देखा था, सेम चीज वी विल डू इट फॉर यात्रा एज वेल। Then coming on to my final verdict, the first point that we see in that is that current growth rate, अभी तक का जो ग्रोथ रेट रहा है पिछले 4 क्वार्टर्स में, that is around 67%, एंड उसमें भी जो स्टार्टिंग के 2 क्वार्टर्स थे इट वाज अबव 100%, जो लास्ट 2 क्वार्टर्स थे एंड स्पेसिफिकली जो लास्ट क्वार्टर था मीन्स द Q3 वन, उसमें 9% हो गया था बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शंस। सो अगर हम उसको असाइड भी करते हैं तो 70 to 80% वी कैन टेक, राइट? क्या इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है? सो यस, दे आर गेटिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज। प्लेटफॉर्म बिजनेस का वही एक जो मैजिक की हम बात करते हैं, दे आर ऑल्सो सीइंग इट एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स इट टू गेट मोर ऑपरेटिंग लेवरेज। सो दैट वन इज ऑल्सो गुड पॉइंट। देन आरओई, मैंने आपको हमेशा बताया कि आरओई का डायरेक्शन देखना चाहिए। सो इसका भी अगर आप आरओई देखेंगे तो वो अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है एंड इट इज गोइंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, राइट? Then the fourth point that we have to see is that peer to peer comparison, अगर हम लोग ये करते हैं so of course इस क्वार्टर में because of the disruption and because यात्रा is so much heavily into the business travel, उनका बहुत कम सेल्स ग्रो किया है, like they have performed very poorly in that and they have performed very poorly in comparison to their peers. Then अगर हम लोग गाइडेंस की बात करते हैं so वहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो उनका ग्रॉस बुकिंग्स है that will grow at around 20%, seeing the current trend। so अगर ग्रॉस बुकिंग 20% से बढ़ रहा है so we could expect जो RLSC है that could grow at around 22 to 25%। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसा मैनेजमेंट डिस्कस भी कर रही थी कि दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन द होटल बिजनेस, ओके, एंड ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड देयर EBITDA मार्जिन विल बी 1.5%। so if we consider all these points then the guidance is fairly conservative to positive। then उन्होंने कोई भी केपेक्स एज सच यहाँ पे अनाउंस नहीं किया है एंड हमने जो ब्लैक बक में भी देखा था कि जो प्लेटफॉर्म कंपनीज होती है उनको एज सच केपेक्स का कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं आता या बहुत जल्दी केपेक्स नहीं होता है, क्योंकि दे डोंट हैव टू बिल्ड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ मशीनरी या कुछ ऐसा चीज़ उन्हें नहीं लाना होता है। दे हैव टू जस्ट ब्रिंग इन द एम्प्लॉयज़, उतना ही जो कॉस्ट अगर नया एम्प्लॉय वो लोग हायर करते हैं या जो ऑपरेशंस में वो लोग कुछ अगर लगा रहे हैं जो कि सिग्निफिकेंटली उतना ज़्यादा नहीं होता है। So company has not mentioned it, nor they have any plans for it, as that they have told in the con call. Then जो valuation है for the end of FY26, क्योंकि वहीं तक का हमारे पास clear guidance है, that would I think so expand because अभी जो है that is around 41 and going forward it will be around 48. Then the risks which are associated with this particular business could be वही जो airline disruptions हमने इस particular quarter में देखा, बिकॉज ये पर्टिकुलर बिजनेस किसी और बिजनेस पे डिपेंडेंट है
एंड वो बिजनेस में अगर कुछ भी चीज़ या कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है, दिस बिजनेस गेट्स अफेक्टेड एडवर्सली. सो वो चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनका अपना कोई एग्जैक्टली स्पेसिफिक बिजनेस नहीं है. इट इज डिपेंडेंट ऑन द एयरलाइंस इंडस्ट्री एंड द होटल इंडस्ट्री एंड वाइस वर्सा. एक और जो चैलेंज आता है दैट इज द डिमांड बीइंग साइक्लिकल. ओके, अब मैनेजमेंट कितना भी बोल ले और कितना भी ये बता दे कि हाँ ठीक है वो चेंज हो रहा है, बट जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट. बट अब उस पैटर्न को चेंज होने को भी थोड़ा टाइम लगेगा. इवन इफ व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग कि लोग अब ज्यादा ट्रैवल करेंगे एंड ऑल, यस दे विल ट्रैवल, बट जो साइक्लिसिटी है वो मुझे लगता है कि अभी भी रहेगी. देन एक वर्किंग कैपिटल प्रेशर होता है. ओके, मतलब क्या होता है बेसिकली कि इन्होंने बुकिंग तो कर दी, राइट, बट उन्हें जो रेवेन्यू आना है कॉर्पोरेट से वो एक ट्रंच में आता है. सपोज करिए कोई क्वार्टरली पेमेंट करता है, कोई ईयरली पेमेंट करता है. सो ऑल दिस थिंग्स कैन प्रेशराइज द वर्किंग कैपिटल, राइट. देन कॉर्पोरेट ट्रैवल स्लो डाउन रिस्क, वही जो हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट चाहे गाइड कर रहा है लेकिन हो सकता है कॉर्पोरेट ट्रैवल, क्योंकि जिस तरीके का भी सिनेरियो चल रहा है, अगर आप लोग देखेंगे जो ट्रेड वॉर्स और ये सारी चीजें चल रही है उससे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है बिजनेसेस में भी. एंड अगर ओवरऑल बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो सबसे पहला हिट जो लेता है वो है कॉर्पोरेट ट्रैवल. ओके, इन द एज वेयर वी कैन कम्युनिकेट वर्चुअली, बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आया बिजनेस में, कॉर्पोरेट विल कट डाउन देयर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. सो वहां पे यात्रा जैसी कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है. देन मार्जिन सेंसिटिविटी टू बिजनेस मिक्स, व्हाट डज दिस मीन? मीन जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है लाइक MICE, अदर सर्विसेज एंड देयर होटल्स, अगर उसका मिक्स डाउन जाता है सो ऑफ कोर्स द प्रॉफिट विल गो डाउन, राइट. वो एक रिस्क हमेशा हो जाता है बिकॉज यात्रा इज अ मेजर प्लेयर इन द एयर टिकटिंग बिजनेस. जो उनका एयर टिकटिंग है वो B2B के लिए काफी अच्छा चलता है. अगर उसका मिक्स चेंज नहीं हुआ टूवर्ड्स द होटल, देन वी कुड सी दिस एज अ रिस्क. देन द लास्ट रिस्क दैट आई वुड से इज दैट, जैसा कि मैनेजमेंट ने बताया कि दे आर ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन B2C एज वेल. वहां पे कितना भी बोलिए प्रॉब्लम कम्स अबाउट द डिस्काउंटिंग. अगर मैनेजमेंट किसी तरीके से ये सब चीज़ों को गाइड कर लेती है देन ओनली B2C कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल. क्योंकि वही होता है, जैसे ही आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है आप एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म से बुक करेंगे. एंड इन दैट व्हाट हैपेंस, ऑल द कंपनीज हैव टू जस्ट प्ले अ गेम ऑफ गिविंग मोर एंड मोर डिस्काउंट. ओके, एंड उसके कारण जो आपका प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हैम्पर होता है. इफ वी सी द एक्स फैक्टर, सो एनी प्लेटफॉर्म बिजनेस दे गेट अ वेरी गुड ऑपरेटिंग लेवरेज. अगेन सेम पॉइंट, प्लेटफॉर्म बिल्ड है, टेक बिल्ड है, कोई भी एक्सपेंसेस लाइक मटेरियल, कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग एक्सपेंस उन्हें नहीं लगता है. उन्हें सिर्फ जो एक्सपेंस लगता है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. एंड जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता जाता है वो भी स्प्रेड होता जाता है. ओके, सो यस ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छा मिलता है और मिलता रहेगा इस कंपनी को. ऑल्सो मैनेजमेंट इज थिंकिंग इन ग्रोइंग देयर ऑपरेटिंग लेवरेज. सो यस दैट बिकम्स अ गुड पॉइंट. मेरे फाइनल वर्डिक्ट पे जाने के पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि अगर आप लोग स्क्रीनर पे यात्रा के हाई रेवेन्यू को देख के स्टॉक बाय किए होंगे तो देन यू शुड नो दैट वो रेवेन्यू सस्टेन्ड नहीं रहेगा. आई मीन इतना हाई रेवेन्यू इसलिए दिख रहा था क्योंकि बेस क्वार्टर के रेवेन्यू बहुत ही कम थे एंड कंपनी ने अपने स्ट्रैटेजी में भी शिफ्ट किया था एंड पिवटेड देयर फोकस टू B2B. इसलिए पिछले कुछ क्वार्टर्स का रेवेन्यू इतना ज़्यादा था, लेकिन अब वो बेस ऑलरेडी हाई बन चुका है एंड अब ये नॉर्मल हो गया है. तो अब जो क्वार्टर्स आएंगे उसमें रेवेन्यू अराउंड 30 to 50% ही बढ़ेगा. लेकिन 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 हैविंग सेड दैट, यात्रा का जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो ये है ही नहीं जो हमें लगता है. यात्रा का एक्चुअल रेवेन्यू इज RLSC. मैंने RLSC क्या होता है वो अपने क्वार्टरली अपडेट वाले वीडियो में समझाया है, प्लीज सी दैट फर्स्ट. सो जो लोग इस एक्चुअल रेवेन्यू को देख के और समझ के स्टॉक बाय किए होंगे या बाय करने का सोच रहे हैं उनके लिए एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन. क्योंकि ये जो RLSC है वो पहले भी अराउंड 30 to 50% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा था एंड द वे कंपनी इज टॉकिंग एंड टेकिंग मेजर्स इट विल बी अराउंड इन बिटवीन 30 to 40% ओनली. इस RLSC का अभी का गाइडेंस जो कंपनी ने दिया है दैट इज अराउंड 22%. नेक्स्ट क्वार्टरली अपडेट में we will get to know what they are guiding for entire FY27. On the screen, I have shown you the percent change in revenue versus the percent change in RLSC over the past few quarters. So the people
who have the stock thinking कि revenue will grow at 100% then it's highly unlikely to get that revenue and you can take a call that to be present in the stock or exit from Yatra. For the people who are tracking RLSC growth, you can watch next to know more about my verdict. So अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की यहाँ पे बात करूँ तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास में ऑलरेडी यात्रा का स्टॉक है तो आप उसको एक और क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री दे रहा है दे आर हिंटिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड एंड देर गाइडिंग फॉर 22%. सो वही होगा कि अगर उस तरीके का गाइडेंस है तो वो कम हो जाएगा देन द करंट रेट. सो इसीलिए अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सो यू कैन जस्ट वेट. ओके, क्योंकि होता ये भी है कि गाइडेंस ऑलरेडी वो लोग 22% बोल रहे हैं बट दे वर परफॉर्मिंग मच मोर देन दैट. अगर कंपनी वो कर रही है कि अंडर गाइड करके ओवर अचीव कर रही है देन ये स्टॉक काफी अच्छा पैसा बनाएगा. लेकिन अगर वो अपने गाइडेंस को ही मेंटेन करते हुए चल रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं देन इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम, राइट. So again I will say if you are having it, hold it for more 1 or 2 quarters. देखिए मैनेजमेंट किस तरीके से परफॉर्म करती है. ऑलरेडी जो Q3 का बैकलॉग है उसका इफेक्ट हमें Q4 में अच्छा देखने मिलना चाहिए, काफी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए Q4 में. देन इन Q1 अगेन हमें थोड़ी और चीज और क्लैरिटी आएगी फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर. सो मे बी 1 और 2 क्वार्टर के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं. एंड इफ यू हैव नॉट बॉट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है देन यू नीड टू वेट. 1 या 2 क्वार्टर वही वेट करिए, देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है. इफ इट इज गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड जो गाइडेंस है उससे आज ज्यादा ओवर अचीव कर रही है मैनेजमेंट देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस. सो विद दिस आई विल एंड माई वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ओके, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट डाउन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि अगेन वही जो मैंने आपको पहले बोला होता ये है कि मैं जो कर रहा हूँ अभी वन साइडेड कर रहा हूँ. लाइक मुझे जो चीज़ ठीक लग रही है मैं वो सारे पॉइंटर्स आपको बता रहा हूँ या वो सारी चीज़ें अभी आपको हाईलाइट करके बताता हूँ. मुझे ये जानना है कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है. एंड अगेन मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ या क्या इसमें से रिमूव कर सकता हूँ टू मेक इट मोर ईजियर फॉर यू गाइस. ओके, देखिए अगेन आई विल रीट्रेट, मेरा यहाँ पे एम है आपको सिखाना कि किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं. मेरा काम यहाँ पे ये नहीं कि आपको शॉर्ट में समरी देके एक फाइनल वर्डिक्ट देना. दैट्स वाई मेरे वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो वो 1 घंटे के होते हैं. अभी जैसे ये पूरा Q3 का जो रिजल्ट है उसको मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है. सो प्लीज टेल मी इफ यू आर लाइकिंग दिस, अगर ये लंबे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लग रहे हैं. सिमिलरली कोई पॉइंट अगर जो आपको अच्छा नहीं लगा या कोई पॉइंट जो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज हाईलाइट दैट बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन एज वेल इट गिव्स मी चांस टू इम्प्रूव, राइट. ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई लोग हैं जो ये पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं या इस तरीके की कौन कौन रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम so that they can also get this knowledge, right. And also like the video and subscribe to my channel, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा एम यही कि मैं एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मेंटेन करता हूँ. ओके, जैसे अभी तक 3 पर्टिकुलर कंपनीज जिनको मैं अभी तक ट्रैक कर रहा हूँ अपने इस पर्टिकुलर चैनल पे, दैट इज यात्रा, विंटेज कॉफी एंड ब्लैक बक. सो अब जैसे मैंने Q3 का रिजल्ट को पूरा डायग्नोस किया, जब Q4 आएगा I will again give a verdict on that. And okay, and till the time the company becomes very bad, I will give this particular commentary. Similarly, जब ब्लैक बक का भी मुझे नेक्स्ट करना है then again I will add one more company to the playlist. And इसी तरीके से हम लोग ये साइकिल को चलाते रहेंगे. So again the same point that I have told earlier कि आपको एक आदत हो जाएगी, आपको एक समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके से फंडामेंटली चीजें देखी जाती हैं and not just the numbers that company gives out, right. So with that I will end my video. Thank you.